दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के खास कार्यक्रम नज़रिया में आपका स्वागत है। आज हम हैं हैदराबाद के चार मीनार पर और चुनाव अभी अभी ख़त्म हुआ है। खबर है कि मेदक में सबसे ज़्यादा 70% मतदान रिकॉर्ड किया गया है और ये आंकड़ा 3 बजे तक का है। 3 बजे तक के आंकड़े की बात करें तो पूरे तेलंगाना में तकरीबन 52% मतदान रिकॉर्ड किया गया है और 5 बजे के बाद जब ये मतदान ख़त्म हो गया है तो हम उम्मीद करते हैं कि ये मतदान का आंकड़ा 60% को पार कर जाएगा। जाहिर सी बात है कि मतदान का प्रतिशत उतना ज़्यादा नहीं है जितनी उम्मीद की जा रही थी। लोग उम्मीद कर रहे थे कि भारी मतदान होगा और इसका खामियाजा तेलंगाना सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब भी ज़्यादा मतदान होता है तो सरकार बदल जाती है। हालांकि बीते दिनों में ये मान्यता टूटे भी है। अगर पूरे तेलंगाना की बात करें तो एक बात जो बहुत साफ है कि यहाँ मुकाबला मोटे तौर पर कांग्रेस और बीआरएस के बीच ही नज़र आता है। बीजेपी और एआईएम मैदान में ज़रूर है, लेकिन या तो वो खुद लड़ रही है या बीआरएस की सहयोगी बनी हुई है। इन तीनों पार्टियों का, जो तेलंगाना में 3 पार्टियां हैं, बीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम, इनका एक ही लक्ष्य है, कांग्रेस पार्टी को हराना, और कांग्रेस पार्टी इस बात को अच्छी तरह समझ रही है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने भी इस चुनाव में काफ़ी जोर लगाया है। कांग्रेस पार्टी का जो जोर है वो ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में है और ग्रामीण इलाकों में लोग कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, इंदिरम्मा की बात कर रहे हैं, सोनियम्मा की बात कर रहे हैं। उनके अंदर सोनिया गांधी के एक वीडियो का, भाषण का बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला है। खासकर अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो हैदराबाद में कांग्रेस का उतना जोर नज़र नहीं आता है। हैदराबाद में बीआरएस का बहुत जोर है। यहाँ तक कि जुबली हिल के इलाके या गायत्री हिल के इलाके में भी कांग्रेस का ज़्यादा जोर दिखाई नहीं दिया। और चार मीनार के इलाके में या ओल्ड हैदराबाद कहें, ओल्ड हैदराबाद के इलाके को ओवैसी साहब का गढ़ माना जाता है और ये गढ़ इस बार भी टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लोगों का कहना है कि हो सकता है कि ओवैसी साहब को इस बार 2 सीटों का नुकसान झेलना पड़े, लेकिन 7 सीट उनकी यानी पक्की बताई जा रही है। अगर ओवरऑल की बात करें तो ऐसा लोगों का मानना है कि कांग्रेस की सरकार बन तो सकती है, लेकिन बहुत मुश्किल से बनेगी और या हो सकता है कि वो सरकार बनाने से 2-4 सीट पीछे रह जाए, क्योंकि बीआरएस एक पुरानी पार्टी है, यहाँ आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और उसके कैडर हैं, सपोर्टर हैं, वोटर हैं, उनके पास संसाधन है। बीआरएस की जो सबसे बड़ी बात यह है कि वो संसाधनों में कांग्रेस से मीलों आगे है, मीलों आगे है। हर जगह उनके कार्यकर्ता नज़र आते हैं, उनके वोटर नज़र आते हैं और वो मुखर है। खासकर हैदराबाद में तो बीआरएस के बहुत सारे सपोर्टर और वोटर मिले जिनको पूरा यकीन था, तसल्ली थी कि बीआरएस की ही सरकार यहाँ लौटकर आने वाली है। लेकिन अंडर करंट कांग्रेस का भी बहुत सारे इलाकों में नज़र आया और ये वोटर कहते हुए मिले कि कांग्रेस के वोटर मुखर नहीं है, मगर वो वोट कांग्रेस को ही देंगे और हो सकता है कि कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। एआईएमआईएम हर जगह पूरे हैदराबाद में कोशिश कर रही है कि कांग्रेस को एक भी सीट ना आए। अगर हम हैदराबाद और सिकंदराबाद की बात करें तो दोनों जगह मिलाकर 15 सीट है और 15 सीट में शायद ही कांग्रेस को 2-3 सीट मिल जाए, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इससे संतोष की बात होनी चाहिए। लेकिन जो ग्रामीण इलाका है, खासकर जो वारंगल का इलाका है, हनुमकोंडा का इलाका है, काजीपेट का इलाका है और जो तेलंगाना के दूसरे खम्मम का इलाका है, उन इलाकों में जो ग्रामीण इलाके हैं जहाँ किसान हैं, वहाँ पर कांग्रेस का बहुत ज़्यादा जोर देखने में आया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ग्रामीण इलाके के उन वोटरों से, छोटे शहरों के उन वोटरों से, उन जो बची हुई 104 सीट है हैदराबाद की, अगर 15 सीट निकाल दें तो बची हुई 104 सीट में कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करती है, क्योंकि 104 सीट में से 60 सीट लाना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है और ऐसा नहीं है कि कोई कांग्रेस की लहर या हवा बह रही हो यहाँ। हाँ, लोग कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं,
लोग बदलाव चाहते हैं और लोग ये चाहते हैं कि 10 साल हो गए, केसीआर की सरकार को अब जाना चाहिए और दूसरे सरकार को मौका देना चाहिए। आज चार मीनार के इलाके में जब वोटिंग खत्म हुई तो वोट कराने वाली आशा वर्कर्स हमें मिली और उन्होंने हमें रोक कर कहा मैं बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा कि आप सरकारी कर्मचारी हैं, आप कैसे बात करेंगी? उन्होंने कहा तो सरकारी कर्मचारी हैं तो क्या मैं वोट नहीं देती हूँ? तो अगर मैं वोट देती हूँ तो मैं बात भी करूँगी। और उन्होंने बात की और उन्होंने बताया कि आशा वर्कर्स की यहाँ हालत बहुत ख़राब है, उनका वेतन नहीं बढ़ाया गया है, उनको सुविधाएं नहीं दी जाती है और उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है। तो निश्चित रूप से अंडर करंट है और केसीआर के खिलाफ भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं और वो बोलना चाहते भी नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर केसीआर की सरकार वापस आ गई तो उनको नुकसान हो सकता है। जहाँ तक रायतू बंधु योजना का सवाल है तो गांव में वो बैकफायर कर गई है। उसका खामियाजा केसीआर सरकार को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि एक तो चुनाव आयोग ने मनी ट्रांसफ़र पे अंत समय में रोक लगा दिया और जो उसका तात्कालिक लाभ मिलना था वो केसीआर को मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। और ऊपर से कांग्रेस ने ये कहकर पलीता लगा दिया कि हम आएंगे तो 15,000 रुपये देंगे। यानी अगर केसीआर वो पैसा बांटने में भी कामयाब होते तो शायद उनको ज़्यादा नुकसान होता, क्योंकि कांग्रेस ने ये कहा था कि जब हम आएंगे तो बाकी के 5,000 रुपये, यानी कि 10,000 के अलावा जो 5,000 और उनको वादा किया है देने का, वो हम उसकी भरपाई करेंगे। और जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस ने कहा कि उसमें टेनेंट किसानों को, बटाईदार किसानों को और उन किसानों को भी, उन मजदूरों को, कामगारों को भी इस योजना में शामिल करेंगे, रायतू बंधु योजना में, जिनके पास खेत नहीं है या जो खेतों में मजदूरी करते हैं। बेरोजगारी का सवाल यहाँ बहुत बड़ा है और परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने का सवाल उससे भी बड़ा है और लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। लोगों का ये कहना है कि केसीआर केवल लोक लुभावन योजनाओं के सहारे सरकार चलाते हैं और जो बुनियादी काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, उसमें सरकार बहुत कमज़ोर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो छोटे शहरों में जो सड़क है उसकी हालत बहुत ख़राब है। छोटे शहर में निर्माण के कार्य भी ज़्यादा नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सुविधाओं में पिछले 10 साल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। जैसे मेरी बहुत सारी ट्रांसपोर्ट वर्कर से बात हुई जो तेलंगाना रोड में जो बस चलाते हैं, जो कंडक्टर हैं, जो ड्राइवर हैं, उनका कहना है 10 साल से कोई नियुक्ति नहीं हुई है और न ही उनका वेतन बढ़ाया गया है, नई बसें नहीं खरीदी गई हैं। उनका कहना है कि बसों में गरीब लोग चलते हैं और उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, नई बसें खरीदनी चाहिए ताकि यहाँ के लोगों का जीवन थोड़ा आसान हो सके और उनकी थोड़ी बेहतरी हो सके। बहरहाल चुनाव खत्म हो चुका है, नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार यहाँ किसकी बनती है, क्या बीआरएस की सरकार वापस आती है या कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब होती है। बीजेपी के सरकार बनाने की यहाँ कोई संभावना नहीं है। लोगों का कहना है उसको अगर 4-5 सीट भी आ जाए तो उसको संतोष करना चाहिए। AIMIM को 7 सीट आने की संभावना है, जो पहले भी उसके पास 7 सीट थी, तो उसमें कोई खास तब्दीली नहीं आने जा रही है। लेकिन एक जो बात इस चुनाव का जो हासिल है वो ये है कि AIMIM पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। उसने बता दिया पूरे देश को कि हम बीजेपी के बी टीम हैं, हम बीआरएस और केसीआर के साथ हैं और हमारा लक्ष्य एक ही है, कांग्रेस को पराजित करना, पूरे देश में पराजित करना, तेलंगाना में पराजित करना। और ये संदेश पूरे देश में हैदराबाद से चला गया है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसका भारी नुकसान ओवैसी साहब को होने जा रहा है। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, अगर तेलंगाना में उसका प्रदर्शन बहुत ख़राब रहता है, वो 2 अंकों तक भी नहीं पहुंच पाती है, तो निश्चित रूप से जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है उसमें बीजेपी को इसे एक बड़ा झटका माना जाएगा। बहरहाल नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, तब तक हम सबको इंतज़ार करना चाहिए और देखना चाहिए कि तेलंगाना में सरकार किसकी बनती है। फिलहाल नज़रिया में आज इतना ही। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए संजय कुमार।